Hello everyone, myself Dr. Manju Meena, Assistant Professor in Chemistry from Government College कोटा। आज हम ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड्स थायोल के बारे में अध्ययन करेंगे। सर हम देखेंगे कि ऑर्गेनोसल्फर यौगिक क्या होते हैं, उनका नामकरण किस प्रकार से किया जाता है। सल्फर परमाणु युक्त कार्बनिक यौगिकों को कार्बन सल्फर यौगिक कहा जाता है। मीन्स कार्बन जो यौगिक है उसके अंदर यदि सल्फर एटम प्रेजेंट है तो उसे हम क्या कहेंगे, कार्बन सल्फर यौगिक। इनका नामकरण हम किसके आधार पर करते हैं, इनकी वैलेंसी या संयोजकता के आधार पर करते हैं। जिन यौगिकों में ऑक्सीजन की भांति यदि सल्फर परमाणु क्या होता है, द्विसंयोजी, तो उन्हें थायो पूर्व लग्न लगाकर उनके ऑक्सीजन सजात नाम लिख दिया जाता है। जैसे कि हम यहाँ देखें, ये एथिल है और ये थायोल समूह जुड़ा है, तो इसका पूर्व लग्न क्या लगेगा, थायो एल्कोहल। इसी प्रकार से यहाँ एस है, ईथर की भांति यहाँ पर एस जुड़ा हुआ है, तो यहाँ हम लिखेंगे थायो ईथर। यहाँ फेनिल समूह के साथ एस समूह जुड़ा हुआ है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, थायो फिनोल। यहाँ कीटोन की जैसे यहाँ पर ओ की जगह एस जुड़ा हुआ है, तो यहाँ इसको हम क्या लिखेंगे, थायो एसीटोन। तो इस प्रकार से ऑक्सीजन की सजात, उसके मतलब ऑक्सीजन की जगह जैसे ऑक्सीजन वाले परमाणु का नामकरण करते हैं, वहाँ पर यदि ऑक्सीजन की जगह सल्फर एटम प्रेजेंट है तो उसी की भांति हम नामकरण करते हैं। मरकरी के साथ आसानी से बनने के कारण इन्हें मरकैप्टेन भी कहा जाता है। लैटिन भाषा में मर्क्यूरियम का मीन्स होता है मरकरी और कैप्टन्स का अर्थ होता है पकड़ना, मतलब उसके साथ अटैच रहना। इसी कारण से CH3SH को हम मैथिल मरकैप्टेन कहते हैं। IUPAC पद्धति में ऑक्सीजन के सजात अनुलग्न के पहले थायो लिखकर इनका नामकरण करते हैं। जैसे यहाँ IUPAC के जैसे यहाँ होगा एथेन है और थायोल, थायो इसमें क्या लगाया हमने, अनुलग्न। इसी प्रकार से साइक्लोहेक्सेन थायोल, और ये वाला है 1,2 एथेन डाईथायोल। जब सल्फर परमाणु कार्बन श्रृंखला में कार्बन परमाणु के स्थान पर स्थित हो तो पूर्ण लग्न क्या लगाते हैं, थाया। जैसे ये वाला है, यहाँ पर कार्बन की जगह किसके द्वारा रिप्लेस कर रखा है, सल्फर के द्वारा, तो इसका क्या हो जाएगा, पूर्ण लग्न थाया लगाकर इसका नामकरण करेंगे, तो इसका नाम होगा थाया साइक्लोहेक्सेन। इसी प्रकार से यहाँ पर हम देखें तो किस पोजिशन पर जुड़ा हो, तो ये 2,5 डाईथाया 1,6 हेक्सेन डाईओल। इस प्रकार से इस यौगिक का नामकरण करते हैं। सल्फर की उच्च ऑक्सीकरण अवस्था होने पर कार्बनिक यौगिकों को उनके विशिष्ट नामों के द्वारा ही पुकारा जाता है। जैसे कि हम यहाँ देखें, ये इसका नाम होगा मैथेन सल्फिनिक अम्ल, इसका नाम होगा यौगिक का बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, यहाँ पर नाम होगा इसका पैराटालुइन सल्फोनिल क्लोराइड, या इसको हम बोलते हैं टोसिल क्लोराइड। जो इतना समूह है इसको हम क्या नाम देते हैं, टोसिल, मतलब पैराटालुइन सल्फोनिल को हम बोल रहे हैं टोसिन। यहाँ पर नाम होगा इसका डाईमेथिल सल्फोन। नेक्स्ट हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चरल फीचर्स क्या है। आवर्त सारणी में हम जानते हैं कि ये वर्ग में ऑक्सीजन के जस्ट नीचे सल्फर एटम प्रेजेंट होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस प्रकार से लिखेंगे, 1s2 2s2 2px2 2py1 और 2pz1। सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3px2 3py1 और 3pz1। ऑक्सीजन के 2py और 2pz कक्षकों में एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, जो कि pp कक्षकों के सहपार्श्विक अतिव्यापन अर्थात कोलैटरल ओवरलैपिंग के द्वारा इनमें क्या बन जाता है, ऑक्सीजन परमाणु में पाई बंध का निर्माण होता है। इस कारण ऑक्सीजन में एक तो सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बंध में पाई बंध के कारण द्विपरमाणुक अणु के रूप में रहते हैं। फलस्वरूप ऑक्सीजन एक गैस के रूप में पाई जाती है। इसी कारण से C+O युक्त कई कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। सल्फर में भी 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, py1 में और pz1 में। तो सल्फर में भी 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन p कक्षकों में विद्यमान है, लेकिन वे 2p के स्थान पर कौन से कक्षक में विद्यमान है, 3p कक्षकों में।
इस कारण से दो सल्फर परमाणु के मध्य की दूरी अधिक हो जाती है, अतः इनके पी कक्षकों के मध्य सहपार्श्विक अतिव्यापन सफल नहीं हो पाता है। यही कारण है कि सल्फर परमाणु सिग्मा बंधों द्वारा S8 जैसे विशाल अणु बनाते हैं। फलस्वरूप सल्फर तत्व की भौतिक अवस्था सामान्य ताप पर कैसी होती है? ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ये है S8 की संरचना। और इसी कारण से C डबल बॉन्ड S बंध युक्त यौगिक CH2 अपवाद को छोड़कर केवल अस्थायी मध्यवर्ती के रूप में ही बनते हैं। अंतिम उत्पाद के रूप में या तो वो द्विलक के रूप में प्रेजेंट रहते हैं या त्रिलक के रूप में। जैसे हम यहाँ देखें थायोकार्बोनिल यौगिक किस फॉर्म में है? द्विलक में। इसी प्रकार से थायोकार्बोनिल यहाँ पर है त्रिलक फॉर्म में उपस्थित है। थायोएल्डिहाइड व थायोकीटोन में S डबल बॉन्ड O के दुर्बल पाई बंध के कारण स्थायी नहीं होते हैं, लेकिन थायोकार्बोक्सिलिक अम्ल व थायोएमाइड पर्याप्त स्थायी होते हैं। इसका कारण संभवतः क्या है कि इसके पास जो पड़ोसी परमाणु है उसके पास क्या उपस्थित है? लॉन पेयर प्रेजेंट है। इस कारण से वो बैक बॉन्डिंग के द्वारा अणुओं का क्या करते हैं? स्थायीकरण। जैसे हम यहाँ देखें थायोकार्बोक्सिलिक अम्ल में कार्बन के नज़दीक क्या? ऑक्सीजन एटम, जो जहाँ पर भी क्या है? लॉन पेयर। तो यह वाला यहाँ शिफ्ट होगा लॉन पेयर, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये वाला सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और सल्फर पे क्या चार्ज आ जाएगा? माइनस चार्ज। इसी प्रकार से थायोएमाइड में भी नाइट्रोजन पे लोन पेयर प्रेजेंट है, तो ये वाला लोन पेयर यहाँ शिफ्ट होंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये कार्बन से सल्फर की तरफ बॉन्ड टूटेगा तो सल्फर पर क्या आ जाएगा? माइनस चार्ज और नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज। तो इस कारण से ये अनुनाद के द्वारा स्थायी होते हैं, जबकि थायोएल्डिहाइड और थायोकीटोन में इस प्रकार का अनुनाद नहीं पाया जाता है। उपयुक्त के अतिरिक्त सल्फर परमाणु में एक और विशेषता यह है कि उसके पास रिक्त डी कक्षक है जो कि डी पाई पी पाई अतिव्यापन द्वारा पाई बंध का निर्माण कर सकते हैं। अतः डाई मैथिल सल्फोक्साइड, जिसे हम DMSO के नाम से भी जानते हैं, एक पर्याप्त स्थायी यौगिक है और एक महत्वपूर्ण विलायक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इसके संरचनात्मक लक्षण निम्न चित्र में हम दर्शा सकते हैं DMSO के। यहाँ हम देखें सल्फर पे लोन पेयर प्रेजेंट है, इधर CH3 और ये CH3, यहाँ S डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पर क्या होगा? जो ये डबल बॉन्ड है ये डी पाई पी पाई द्वारा अतिव्यापन करता है और इस वाले CH3 से S और के बीच में कितना बंध कोण है? 160 डिग्री और CH3 के बीच में होता है 100 डिग्री का बंध कोण मान। तो यहाँ हम देखें कि जो S कक्षक है उसके अंतर्गत क्या होते हैं? D कक्षक खाली होते हैं और इधर ऑक्सीजन का py, तो ये आपस में DXY और py क्या कर लेंगे? अतिव्यापन, जिसे हम बोलते हैं डी पाई पी पाई बैक बॉन्डिंग। तो इस प्रकार से ये बंध निर्माण करता है, इसी कारण से ये स्थायी होता है। VBT संयोजकता बंध सिद्धांत के अनुसार DMSO की संरचनाएं निम्न अनुनादी संरचनाओं का अनुनादी संकर होती है, इस कारण से ये स्थायी होता है। यहाँ हम देखिए CH3, यहाँ सल्फर पे क्या है? प्लस चार्ज, ऑक्सीजन माइनस चार्ज। ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा तो ये यौगिक का निर्माण होगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? एक लोन पेयर और शिफ्ट हो जाए तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा और ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस, और सल्फर पे माइनस। इस प्रकार से इसकी 3 अनुनादी संरचनाएं प्राप्त होती है, इसी कारण DMSO अधिक स्थायी होता है। अब हम देखेंगे इसका यौगिक थायोल। नोमेनक्लेचर: यदि एक एल्कोहल ROH अणु के ऑक्सीजन परमाणु के स्थान पर क्या जुड़ जाए? सल्फर, तो यहाँ क्या हो जाएगा? RSH। तो इस यौगिक को हम कहते हैं थायो एल्कोहल या थायोल। थायो एल्कोहल में मरकरी ऑक्साइड के साथ क्रिया करके मरकरी लवण बनाने का गुण होता है, इसी से इसका नाम क्या पड़ा है? मरकैप्टेन। जो कि हमने प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि मर्क्यूरियम का मतलब होता है मरकरी और कैप्टेंस का मतलब होता है पकड़ने वाला, अर्थात मरकरी को पकड़ने वाला। इसी कारण से इसको हम क्या बोलते हैं? मरकैप्टेन। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? RSH। IUPAC पद्धति में एल्केन के बाद में क्या लगाया जाता है? अनुलग्न थायोल। सामान्य एल्कोहल के अनुलग्न में क्या लगाया जाता है? ओल। और गंधक का प्रतीक क्या है? थायो को जोड़कर क्या बना है? थायोल। तो इस प्रकार से इसमें अनुलग्न क्या लगता है? थायोल। अब हम यहाँ देखें CH3SH,
सामान्य नाम क्या है इसका, मैथिल मर्कैप्टेन या मैथिल एल्कोहल। लेकिन IUPAC नाम क्या हो जाएगा, ये तो एल्कीन है और SH क्या है, थायोल, तो क्या नाम होगा, मैथेन थायोल। इसी प्रकार से C2H5SH सामान्य नाम होगा इसका एथिल मर्कैप्टेन या एथिल एल्कोहल। लेकिन IUPAC नाम क्या होगा, ये एथेन वाला ग्रुप है तो एथेन थायोल। इसी प्रकार से हम यहाँ देखें, इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपिल मर्कैप्टेन या आइसोप्रोपिल थायो एल्कोहल। लेकिन IUPAC नाम में हम देखें, नाम पहले नंबरिंग करेंगे 1 2 3, सेकेंड पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ है, थायोल, तो क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेन 2 थायोल। यहाँ देखें तो इसका सामान्य नाम क्या है, आइसोब्यूटिल मर्कैप्टेन या आइसोब्यूटिल थायो एल्कोहल। या 1 2 3, तो 1 पोजीशन क्या जुड़ा हुआ है, थाइल, और 2 पोजीशन पे कौन सा ग्रुप जुड़ा है, मैथिल, तो इसका नामकरण क्या होगा IUPAC में, 2 मैथिल प्रोपेन 1 थायोल। इस प्रकार से हम इन यौगिकों का नामकरण करते हैं। अब हम देखेंगे इसके जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। इन्हें बनाने की कुछ प्रमुख विधियां निम्न हैं। फर्स्ट हम इसको बनाते हैं पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड से। इसमें क्या करते हैं कि जब पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड के जलीय विलयन अथवा एल्कोहली विलयन को किसके द्वारा क्रिया करवाई जाती है, एल्किल हैलाइड अथवा पोटेशियम एल्किल सल्फेट अथवा एल्किल टोसिलेट के साथ गर्म किया जाता है, तो क्या प्राप्त होते हैं हमें, थायोल। जैसे हम यहाँ देखें, एथिल ब्रोमाइड को जब पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, SHBr के द्वारा SHBr को रिप्लेस कर देगा और क्या बनेगा, एथेन थायोल। इसी प्रकार से पोटेशियम एथिल सल्फेट में भी SH इसको पोटेशियम को रिप्लेस यहाँ से कर देगा, ये वाले ग्रुप को, तो क्या प्राप्त होगा, एथेन थायोल। मैथिल टोसिलेट को भी ये रिप्लेस कर देता है इसके अंतर्गत, तो क्या प्राप्त होता है हमको, मैथेन थायोल। टोसिलेट जो कि हमने प्रीवियस स्लाइड में बताया था। एल्कोहल से किस प्रकार से प्राप्त करेंगे, तो एल्कोहल के ऑक्सीजन परमाणु को यदि हम P2S5 अथवा H2S गैस के द्वारा सल्फर से प्रतिस्थापित करके बना सकते हैं। जैसे ही हम देखें, एथेनॉल किसकी उपस्थिति में गर्म करें, P2S5, तो हमें क्या प्राप्त होगा, एथेन थायोल। इसी प्रकार से एथेनॉल को यदि H2S गैस के साथ 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर THO2 के साथ गर्म करें तो हमें प्राप्त होता है एथेन थायोल। अब हम इसको एल्किनों से किस प्रकार प्राप्त करेंगे, तो जब हाइड्रोजन सल्फाइड निकिल सल्फाइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में एल्किनों से क्या योग करता है, योगात्मक अभिक्रिया करके क्या बनाता है, थायोल। तो यहाँ क्या बोले कि जैसे हम देखें प्रोपीन है, इसकी जब हाइड्रोजन सल्फाइड की क्रिया निकिल सल्फाइड्स के साथ 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे करवाई जाती है तो क्या प्राप्त होता है, प्रोपेन 1 थायोल और प्रोपेन 2 थायोल। मुख्य उत्पाद मार्कोनिकोफ नियम के अनुसार ही बनता है, किंतु अल्ट्रावायलेट प्रकाश की उपस्थिति में कौन सी अभिक्रिया होती है, मुक्त मूलक अभिक्रिया होती है। वह मुख्य उत्पाद विपरीत मार्कोनिकोफ नियम के अनुसार बनता है। फर्स्ट टाइम में हमने देखा था कि मार्कोनिकोफ नियम क्या होता है। अब है ग्रिन्यार अभिकर्मक से। ग्रिन्यार अभिकर्मक और सल्फर के योगात्पाद का जब जलपघटन करवाते हैं तो क्या बनता है, थायोल। तो इसमें क्या होगा, जब एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की सल्फर के साथ क्रिया करवाई जाती है तो निम्न योगात्पाद बनता है। इसका फिर हम जल अपघटन करवाएं तो हमें क्या प्राप्त होगा, एथेन थायोल। अब देखेंगे हम थायोएल्डिहाइड से कैसे प्राप्त करेंगे इसको। जब थायोएल्डिहाइड का यीस्ट की उपस्थिति में जैव रासायनिक अपचयन बायोकेमिकल रिडक्शन करवाया जाए तो क्या प्राप्त होते हैं, थायोल। ये है थायोएसिटैल्डिहाइड, किसकी प्रेजेंस में अपचयन करवाया जा रहा है, इसका यीस्ट की प्रेजेंस में, तो क्या प्राप्त होता है हमें, एथेन थायोल। थायोयूरिया से यह थायोल बनाने की सर्वोत्तम विधि है। इस विधि में क्या होता है कि जब थायोयूरिया को एल्किल हैलाइड, एल्किल ब्रोमाइड या आयोडाइड के साथ अभिकृत करते हैं तो हमें एस एल्किल आइसोथायोयूरेनियम लवण प्राप्त होता है। जैसे हम यहाँ देखें एल्किल ब्रोमाइड, इसकी किससे क्रिया करवा रहे हैं, थायोयूरिया से, तो निम्न प्रकार से क्या प्राप्त हो रहा है हमें, एस एल्किल आइसोथायोयूरेनियम लवण, जिसमें निम्न प्रकार से अनुनाद होता है। कैसे होगा अनुनाद, ये लोन पेयर यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि
ये वाला लोन पेयर शिफ्ट हो इसमें, तो निम्न प्रकार से इसमें अनुनाद के द्वारा ये संरचना स्थायी होती है। उपयुक्त तीनों अनुनादी संरचनाओं को निम्न अनुनादी संकर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जो कि क्षार के साथ अपघटित होकर थायोल बनाता है। ये इसका क्या है, अनुनादी संकर। जब इसकी क्रिया किससे करवा रहे हैं, NaOH के साथ, तो ये अपघटित होगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मैथेन थायोल में। अब हम देखेंगे कि जब डाइसल्फाइडों की क्रिया जिंक व HCl के साथ करवाई जाती है तो उनका अपचयन होता है और हमें क्या प्राप्त होता है, थायोल। ये है एथिल डाइसल्फाइड। इसका अपचयन जिंक व HCl के प्रेजेंस में करवाने पर हमें क्या प्राप्त होता है, एथेन थायोल। अब हम देखेंगे कि इसकी प्रॉपर्टीज ये क्या है। फर्स्ट देखेंगे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज। मैथेन थायोल के अतिरिक्त समस्त थायोल कैसे होते हैं, रंगहीन और वाष्पशील द्रव होते हैं, जबकि मैथेन थायोल एक गैस है। इन सब यौगिकों में बहुत ही अरुचिकर गंध होती है। इनके क्वथनांक अल्कोहलों की तुलना में कम होते हैं। इसका कारण है हाइड्रोजन बंध की कमी। सल्फर के बड़े आकार व कम विद्युत ऋणात्मकता के कारण सल्फर व हाइड्रोजन के मध्य हाइड्रोजन बंध बनने की संभावना बहुत ही क्षीण होती है, अतः अणुओं में संगुणन नहीं हो पाता और इनकी वाष्पशीलता अधिक तथा क्वथनांक क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। इनकी पानी में भी विलयता बहुत कम होती है, जबकि एल्कोहल पानी में अत्यंत विलयशील होते हैं। इसका कारण भी क्या है कि इनमें हाइड्रोजन बंध का अभाव होता है। एल्कोहल का OH समूह जल के अणुओं के साथ क्या बना लेता है, हाइड्रोजन बंध। इस कारण से वो क्या हो जाता है, जल में घुल जाता है, जबकि थायोल का जो ऐसे समूह है जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बनाने में असमर्थ होता है। इस कारण से ये जल में अघुलनशील ही रहता है। थायोल एल्केनॉल की तुलना में प्रबल अम्लीय होते हैं। एथेनॉल का जो pKa का मान होता है 15.5, जबकि एथेन थायोल का pKa का मान होता है 10.5। इसका कारण है कि SH बंध OH की तुलना में बहुत दुर्बल है। SH बंध की बंध ऊर्जा होती है 347.3 किलो जूल, जबकि OH बंध की ऊर्जा होती है 464.4 किलो जूल। इसीलिए SS बंध क्या होता है, शीघ्रता से टूटकर प्रोटॉन दे देता है। इसके अतिरिक्त सल्फर के बड़े आकार के कारण इसका ऋणावेश आसानी से सल्फाइड आयन में स्थायीकृत हो जाता है। सेकंड हम देखेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। रासायनिक अभिक्रियाओं में थायोल अल्कोहल से बहुत मिलते जुलते हैं। SH समूह करीब करीब OH समूह की भांति ही व्यवहार करता है। हाँ, सल्फर के ऑक्सीजन की तुलना में आसानी से ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति इन दोनों के ऑक्सीकारकों के प्रति व्यवहार भिन्न होते हैं। इनकी प्रमुख अभिक्रियाएं निम्न है। फर्स्ट हम देखेंगे इसकी अम्लीय प्रकृति। प्रबल अम्लीय होने के कारण थायोल क्षार धातुओं के साथ क्रिया करके क्या देते हैं, हाइड्रोजन गैस व मरकैप्टाइड बनाते हैं तथा क्षारों को उदासीनीकरण करके मरकैप्टाइड बनाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मैथेन थायोल की जब हम सोडियम से क्रिया करवाएं तो यहाँ से क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस। इसी प्रकार से एथेन थायोल के साथ क्रिया करवाएं NaOH की क्रिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस प्रकार से मरकैप्टाइड बनेंगे और साथ में वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। ये मरकैप्टाइड लवण और जल द्वारा अपघटित होकर पुनः थायोल मुक्त करते हैं। जैसे इसका हम जल अपघटन करवाएं तो क्या प्राप्त होगा, वापस से हमें थायोल। थायोल जब भारी धातु लवणों के साथ क्रिया करते हैं तब भी मरकैप्टाइड अवक्षेपित होते हैं। ये है थायोल। इसकी जब लेड एसीटेट के साथ क्रिया करवाते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है, मरकैप्टाइड क्या हो जाएंगे, अवक्षेपित। जलीय विलयन में मर्क्यूरिक ऑक्साइड से भी ये मर्क्यूरी मरकैप्टाइड बनाते हैं। यही वह गुण है जिसके कारण इसका नाम क्या पड़ा है, मरकैप्टाइड। यहाँ हम देखें एथेन थायोल की क्रिया जब मर्क्यूरिक ऑक्साइड के साथ क्रिया करवाई जाती है तो इस प्रकार से हमें मरकरी मरकैप्टाइड प्राप्त होते हैं। अम्ल अकार्बनिक उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब इनकी अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ करवाई जाती है तो थायोल एस्टर बनते हैं। अम्ल क्लोराइड के साथ एस्टर की उपलब्धि और अच्छी होती है। जैसे हम यहाँ देखें एथेन थायोल एसिटिक एसिड के साथ जब क्रिया करता है तो क्या प्राप्त हो रहा है, एथिल थायो एसीटेट। और यही अभिक्रिया हम किससे करवा रहे हैं, जब
एसिटिल क्लोराइड के साथ, तो भी हमें क्या प्राप्त हो रहा है, एथिल थायो एसीटेट। अब हम देखेंगे इसकी ऑक्सीकरण क्रियाएं। अल्कोहलों की तुलना में थायोल का ऑक्सीकरण अधिक आसानी से होता है, किंतु ऑक्सीकरण का उत्पाद ऑक्सीकारक की प्रकृति पर निर्भर करता है। दुर्बल ऑक्सीकारक जैसे वायु, हाइड्रोजन परऑक्साइड, क्यूप्रिक क्लोराइड अथवा सोडियम क्लोराइड के साथ थायोल का ऑक्सीकरण जब करवाया जाता है तो डाइसल्फाइड बनते हैं। यहाँ हम देखें एथेन थायोल को जब हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ क्रिया करवाते हैं तो क्या प्राप्त होते हैं हमें, डाइसल्फाइड। सल्फर मिश्रित सोडियम प्लम्बाइट के क्षारीय विलयन, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, डॉक्टर विलयन के साथ थायोल डाइएल्किल डाइसल्फाइड में परिवर्तित हो जाता है। यह है एथेन थायोल। जब इसकी क्रिया किससे करवाएं, सोडियम प्लम्बाइट के साथ, सल्फर के साथ, तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, डाइएल्किल डाइसल्फाइड। आयोडीन के द्वारा भी ऑक्सीकृत होकर ये डाइसल्फाइड बनाते हैं। यह है एथेन थायोल I2 से क्रिया करके डाइएथिल डाइसल्फाइड बनाता है। इस अभिक्रिया में थायोल का अनुमापन किया जाता है। इन डाइसल्फाइडों में भी अरुचिकर गंध होती है, हालांकि वह थायोल से कम अरुचिकर होती है। डाइएलिल डाइसल्फाइड के कारण ही इसमें लहसुन में तीव्र गंध होती है, क्योंकि लहसुन के अंदर क्या पाया जाता है, डाइएलिल डाइसल्फाइड। ये डाइसल्फाइड लिथियम एल्यूमिनियम एनहाइड्राइड अथवा जिंक व अम्ल के द्वारा अपचयित होकर पुनः क्या बना लेते हैं, थायोल। ये क्या है, डाइएथिल डाइसल्फाइड। जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या जिंक HCl की प्रेजेंस में क्या होता है, अपचयन, और क्या प्राप्त होता है हमें, एथेन थायोल। प्रबल ऑक्सीकारक जैसे कि नाइट्रिक अम्ल पर आयोडिक अम्ल के साथ ऑक्सीकरण करवाने पर ये सल्फोनिक अम्ल में परिवर्तित हो जाती हैं। अभिक्रिया निम्न पदों में संपन्न होती है। यह एल्केन थायोल ऑक्सीजन से करेगा तो यहाँ OH जुड़ जाएगा, फिर और अधिक ऑक्सीकरण होगा तो निम्न योगात्पाद में कन्वर्ट होगा, और लास्ट में क्या प्राप्त होगा, इससे हमें एल्किल सल्फोनिक अम्ल। उपयुक्त ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं सल्फर में उपस्थित रिक्त डी कक्षकों के कारण संपन्न होती हैं। इनकी अन्य अभिक्रियाएं हैं, राने निकल के साथ जब थायोल का विसल्फलीकरण हो जाता है, एथेन थायोल है, निकिल है, तो क्या बन जाएगा, एथेन। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में थायोल एल्डिहाइड अथवा कीटोनों के साथ क्रिया करके बिल्कुल उसी प्रकार मर्केप्टैल व मर्केप्टोल बनाता है जैसे अल्कोहल एसीटेल व कीटेल बनाते हैं। यहाँ हम देखिए यह है एसीटेल्डिहाइड और यह है एथेन थायोल। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और क्या प्राप्त होगा हमें, डाइएथिल मैथिल मर्केप्टैल। इसी प्रकार से जब इसकी हम किससे करवाएं, एसीटोन से करवाएं, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और क्या प्राप्त होगा हमें, डाइएथिल डाइमेथिल मर्केप्टोल। यह मर्केप्टैल अथवा मर्केप्टोल को जब एथेनॉल के साथ ताज़ा बने हुए राने निकल की उपस्थिति में गर्म करें तो विसल्फनीकरण होकर एल्केन बनते हैं। थायल समूह हाइड्रोजन द्वारा विस्थापित हो जाता है। यह है डाइएथिल डाइमेथिल मर्केप्टोल, राने निकल के प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोपेन में। इन अभिक्रियाओं में कुल मिलाकर C डबल बॉन्ड O समूह का CH2 समूह में अपचयन हो जाता है। अम्लीय विलयन में एल्डिहाइड समूह को रक्षित करने के लिए भी मर्केप्टैल बनाए जाते हैं और बाद में कैडमियम कार्बोनेट की उपस्थिति में मर्क्यूरी क्लोराइड से इन्हें पुनः प्राप्त कर लिया जाता है। यह है कीटोन, और एथेन थायोल को पहले क्या बना लेते हैं, इससे हम मर्केप्टैल, फिर इसकी मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ कैडमियम कार्बोनेट की प्रेजेंस में क्रिया करवाएं तो हमें वापस से एल्डिहाइड प्राप्त हो जाते हैं। मर्केप्टैल को KMnO4 में ऑक्सीकृत होने में ये सल्फोनेल, ट्रायोनेल, टेट्रोनेल में परिवर्तित हो जाते हैं, जो निद्रा कारक स्लीपिंग ड्रग्स के रूप में काम आते हैं। यहाँ इसका क्या करें, ऑक्सीकरण किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, यदि हम R तथा R' समूह क्या लें, CH3, तो सल्फेनेल बनेगा। यदि R तो हम लें CH3 और R' हम यहाँ क्या लें, C2H5, तो इसको बोलेंगे ट्रायोनेल। यदि R दोनों क्या लें हम, एथिल वाले ग्रुप, तो क्या बनेंगे, टेट्रोनेल। तो इस प्रकार से इसकी थायोल की रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। अब इस थायोल के क्या क्या यूजेज हैं, यह एक विशेष प्रकार की तीव्र गंध रखने के कारण एथिल मर्केप्टेन को प्राकृतिक गैसों के साथ मिलाकर
इन गैसों के लीकेजों का पता लगा सकते हैं। यह विभिन्न निंद्रा कारक औषधियों के निर्माण में इनका उपयोग किया जाता है। निंद्रा कारक औषधियाँ जैसे कौन कौन सी अभी हमने देखी थी, सल्फोनेल, ट्रायोनेल और टेट्रानेल। थायोल के तनु विलयनों घावों की तीव्रता को भरने में उपयोगी होते हैं। इस प्रकार से हम थायोल का भौतिक गुण, रासायनिक गुण और इनके उपयोग देखे। थैंक यू।